देखो, यहाँ गौर से सुनो इन चीजों को, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्या है, लड़ने तो लग गए लेकिन हमारे हथियार हमें पता नहीं है कि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, कंपटीशन में तो उतर गए लेकिन हमें पता ही नहीं है कि बाहर माहौल चल क्या रहा है। तो देखो, यहाँ पर चाहे आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, या कोई जेएलओ की तैयारी, जो भी जिस तरीके की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल फील्ड ही है अपना, है ना। तो ध्यान एक चीज रखनी है कि पीछे, यहाँ यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि पीछे की साइड लूप होल क्या है। आपको अगर कमी के बारे में पता चल गया कि जो ये लोग पास नहीं हो रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, 10 साल हो गए किसी को काम करते करते इस फील्ड में, 5 साल से पढ़ रहा है, ये पास हो क्यों नहीं रहे। अगर इस बात के बारे में पता चल जाएगा, उनकी कमियां पता चल जाएंगी, तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन हम फायदा बोल तो लेते नहीं है। हमें पहले ये लग रहा है कि हमें क्या है, मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्या कर लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसे करके क्या करते हैं, लेबर कर रहे हैं। हम वही गधा चाल चल रही है, लेकिन हमने स्मार्ट स्टडी, लेबरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, वही मजदूरी वही कर रहे हैं जो और लोग पहले से करते आ रहे हैं, 5 5 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कोई स्मार्ट स्टडी नहीं करी इसमें। अब हमें करना क्या है, कंपटीशन हमारा किन से है, जो 5 और 10 साल से लगे हुए हैं इसी फील्ड में, और हम नए नए तैयार होके आए हैं अभी। तो सबसे पहले उनकी कमी कहाँ पर है, उसको निचोड़ को निकाल के लाना है। उनकी सबसे बड़ी कमी, लॉ के तो वो धुरंधर मिलेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, वो है एक तो हिंदी, और दूसरी है इंग्लिश। चाहे वो देखो, अब आपके सामने दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर जो राजस्थान के पेपर देते हैं। कौन कौन से लोग हैं वो, एक तो हिंदी मीडियम के होते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। अब जनरली मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही आती है और सबको नहीं भी आती है। अब हिंदी वालों का पेपर तो सभी देंगे, तो कंपटीशन तो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि हिंदी मीडियम वालों को तो क्या नहीं आती, इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं आती। हालांकि हिंदी वालों को हिंदी भी अच्छी नहीं आती, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इंग्लिश वालों को दोनों के साथ प्रॉब्लम है, ना तो उन पे हिंदी आती है और ना ही उन पे इंग्लिश आती है। अब देखो तुम्हें कितना आसान हो गया पैटर्न को समझना। मतलब तुम्हारे कम से कम 30,000 कैंडिडेट तो यहीं फेल हो गए। अब यहाँ पर जो उतरने वाले हैं वो कितने हैं टोटल, 2,000 लोग हैं जिनसे तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है, जिनको हिंदी इंग्लिश अच्छी आती है। अब इनमें से भी ऐसे समझ लो कि किसी किसी को हिंदी भी बहुत कम आती होगी। ऐसा नहीं कि सब सर्व गुण संपन्न है, क्योंकि हमारा टाइम पूरा क्या है, लॉ में ही निकल जाता है, हम लॉ ही लॉ पढ़ रहे हैं। और हमने हिंदी, ये जो हिंदी और इंग्लिश है ना, इन दोनों को छोड़ दिया है। अब जैसे मैं आपको एक तरीके से आरजेएस का पैटर्न समझा देता हूँ। आपका आरजेएस का पैटर्न जो है, जो आरजेएस का एग्जाम दे रहे हैं, इसको आप अपने उस पर भी अप्लाई कर सकते हो और सब्जेक्ट पे, क्योंकि जनरली इस चीज को देखो। जैसे प्री का पेपर है आपका, एक मेंस का पेपर है, ये तो एपीओ में भी है। अब एक आपको इंटरव्यू का भी पेपर देना होता है। ठीक है, मैं ये लेक्चर बहुत टाइम से रख रखा था, मैंने कहा एक दिन किसी दिन बैठ के बताऊंगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज वैकेंसी आई है तो आज ही स्टार्ट करते हैं इसे। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तो होती है दो तीन स्टेज, किसमें, आरजेएस में। एपीओ में इससे कम हो गई। ये बात तो क्लियर है ना। अब ध्यान रखो कि जो 2,000 हैं, वो 2,000 हिंदी इंग्लिश वाले भी हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पास होंगे, और ऐसा नहीं कि आप भी उसमें पास हो जाओ, लेकिन क्या पता आपका नंबर उन्हीं 2,000 लोगों में आ जाए। तो अब सबसे पहले तो हमें इन 2,000 कंपटीशन फाइट करनी है इन लोगों से। तो हमारा सबसे पहले क्या पेपर निकलना चाहिए, प्री निकलना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये देखना हमें कि प्री का जैसे पेपर हो रहा है आपका कितने का, 100 क्वेश्चंस का। हम जंग लड़ने तो चले गए, लेकिन हमें उसके एक्चुअली क्या है, एक दो शब्द होते हैं। एक तो होता है मानना, और एक होता है जानना। मानने वाले क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जो आज के टाइम पे हम हैं। लेकिन वो जानने कब लगते हैं, जब वो बहुत साल तक मान लेते हैं ना बहुत तरीके की चीजें हैं, और फिर उनको लगता है कि यार हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो फिर उनको लगता है कि यार हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसे जानने लगते हैं।
लेकिन मैं हमेशा क्या बताता हूं, मानने से पहले क्या करना है हमें, मानने से पहले हमें जानना है। यही हमारे भक्ति के साथ है, भगवान के साथ भी है। भगवान को मानते तो हैं, लेकिन कहाँ है, कैसा है, क्यों है। सेम यही पैटर्न जो है आपका प्री और मेंस के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर भी अप्लाई होगा। प्री में क्या है, 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स का पेपर है। 70 कितने आ रहे हैं, 70 तो आएगा आपका लॉ का क्वेश्चन पेपर। इसमें सब निपुण है और कुछ निपुण भी नहीं है। होगा नहीं होगा। अब होगा कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15। अब हमें यहां तो करना ही है, लेकिन लोग क्या भूल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश को भूल रहे हैं। और इस साइड हमारा बहुत ही कम ध्यान होता है। आपका ही नहीं है, हमारा भी रहता था जब हम अपनी तरफ से कर रहे थे तैयारियां। तो हम इन चीजों को फोकस नहीं कर रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर देंगे और पास करवाने का काम करेंगे वो क्या है, यही आपको ध्यान रखना। हमें केवल प्री निकालना है क्या, हमारा फोकस कहाँ है, इंटरव्यू। हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस प्री नहीं है। लोग क्या करते हैं, प्री पास होकर के निकल जाते हैं, उनको भी पता ही नहीं है कि वो सोचते हैं कि हमने तो जंग जीत ली, कि प्री पास हो गया हमारा तो। ऐसा होता है ना। लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सबसे पहले हमें हिंदी और इंग्लिश ही संभालनी है हमारी। यहां पर तो ये दिक्कत आएगी। तो यहां पर आप क्या सोचोगे कि पहले ही टारगेट लगा के चलोगे कि 14 नंबर मेरे किस में आने चाहिए, हिंदी में आने चाहिए, तब जाकर के 12 नंबर तक पहुंचोगे आप। लेकिन वहीं वो व्यक्ति जो ये 2000 में खड़े होंगे ना, या 2000 तक लोग जो जिनसे कंपटीशन होगा, उनके 6 7 8 नंबर ही आएंगे यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा, जब तक बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। और इंग्लिश में भी यही सिस्टम है। यहां पर भी जब 14 का टारगेट लगाओगे, तब जा करके हिंदी मीडियम के 11 और इंग्लिश वाले फिर भी 12 ले आएंगे। ठीक है, तो मैं तो 11 11 का ही क्राइटेरिया बना के चल दिया यहाँ। लेकिन लॉ सबकी पढ़ी हुई होती है। अब यही देखो, यहां पर तो उन लोगों के 6 6 5 5 7 7 नंबर ही आएंगे, लेकिन आपके कितने आ रहे हैं, ये पता है कब आते हैं, जब आपकी अच्छी तैयारी हो गई हो इस फील्ड में, हिंदी के फील्ड में और इंग्लिश के फील्ड में। और उसके बाद क्या है, 70 मार्क्स में से आपको केवल जो अच्छे से, जैसे कोई रिजर्वेशन में आता है तो वो उस हिसाब से तैयारी करे, लेकिन टारगेट जनरल कैटेगरी का रखे। टारगेट हमेशा जनरल कैटेगरी का ही होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट, जैसे वो रिजर्वेशन में आते हैं, कोई एससी में आ रहा है, कोई एसटी में आ रहा है, तो कहता है यार हमारी इसकी स्कोर इतना ही जाता है, तो मेरा तो टारगेट इतना है। नहीं, ये गलत फहमी है। जब भी वो रह जाते हैं। लेकिन हम अगर स्मार्ट स्टडी उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन टारगेट बना के चलेंगे, तभी तो काम होगा। तो अगर हमने वहां पर, अगर मान लो 55 का टारगेट रखा, कितने का रखा, 70 में से, अब उस व्यक्ति के 60 भी आएंगे ना, तो हमसे हार जाएगा, क्योंकि हम वहां से पास होके निकल जाएंगे। तो अब ये टारगेट हमें फिक्स करके रखने हैं कि इतने तो आने चाहिए, लेकिन 55 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का टारगेट रखना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ ये जो होड़ होगी ना, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कितनी किस तरीके से हमारे नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी घर पे बैठ के प्रैक्टिस। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो तो धीरे धीरे ही चलता रहेगा, लेकिन इससे आपका काम नहीं चल सकता। हम गाइडेंस ही तो कर सकते हैं ना भाई। हम आपको कुछ नहीं आएगा तो हम अपने तरफ से कोई कुछ बताएंगे, आपको कुछ दिक्कत आ रही है उसको देंगे, पेपर देंगे। लेकिन तैयारी तो खुद को ही करनी पड़ेगी। 60 नंबर यहाँ, 15 और ये 11 और 11 नंबर, ऐसे करके टारगेट फिक्स कर लो अपने। अब मान लो कि आप तो प्री में निकल गए, लेकिन हमें कहाँ पहुंचना था फिर से, अब निकालना है मेंस। मेंस में छोटे मोटे धुरंधर नहीं बैठेगा कोई भी। वो इतने लेवल का खिलाड़ी होगा कि उसने वही 10 साल 5 साल वाला क्राइटेरिया, और आपको निकालना है। ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो रेयर केस होते हैं जो निकाल लेते हैं। और रेयर केस वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पहले से ही 4 साल, जो आप अब पढ़ने आ रहे हो ना, वो 4 साल पहले ही पढ़ के निकल लेते हैं। उनकी तैयारी ऑलरेडी कॉलेज कॉलेज में उस टाइम पर वो वीकेंड क्लास के थ्रू या किसी और क्लास के थ्रू निकाल लेते हैं। वो करते रहते हैं अपनी तैयारियां। तो वही चीज यहाँ पर समझनी है कि मेंस में भी सेम यही पैटर्न है। मेंस में लॉ सबकी सही रहती है, होती है ना। अब यहाँ तो लॉ का ही पेपर है। तो अब यहाँ पर वापस से आ जाओ, कितने का होगा,
ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? अब यहां पर फिर से वही चीज है। यहां पर ये होते हैं हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे, और यहां पर इसमें क्या आती है, मेन जो चीज आती है 200 के नंबर क्वेश्चन में, वो आती है सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। क्या आती है इसमें? ये सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग जो होती है ना, जनरली किसी पे आती ही नहीं है। सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग जो होती है, मैं कह रहा हूं 100 में से कम 10% जो बहुत अच्छी तरीके से ज्ञानी बन गए होंगे ना इस चीज में। आजकल तो खुद जुडिशियल एक्टिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर जब पढ़ा रहे थे ना, तो जज जो होते थे ना, उनको खुद को ही नहीं आती थी ये पढ़ानी। ये चीज जो है ना, आपको जिता सकती है, एक तो ये, और एक ये। इनके ऐसे अगर आपने कर लिए, कौन कौन से आते हैं दिन के, अगर हर रोज भी आप एडिटोरियल्स को पढ़ोगे, इंग्लिश की चीजों को पढ़ोगे, सिविल जजमेंट क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग लोगे, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से सारा का सारा प्रेशर ले लो। धीरे 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 करके जब तक पहुंचोगे ना, तो ये साथ साथ चलती रहेंगी चीजें। लॉ तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन ये साथ साथ अगर चलती रहेंगी चीजें अपने बेसिस पे, जब पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपने बेसिस पे हम कितना कर पा रहे हैं ये चीजें, इस पर फोकस करना है। 20-20 नंबर के आ जाते हैं। इसके अलावा इसी जब जजमेंट राइटिंग में चार्जेस आते हैं आपके, चार्ज फ्रेम करने के लिए आते हैं, चार्ज फ्रेम इशूइंग, फ्रेमिंग चार्जेस और चार्ज फ्रेमिंग, है ना। ये तरीके की जो चीजें आती हैं वो भी इसमें आती हैं। कम से कम तुम मान लो 50 नंबर का तो यही पेपर है आपका। तो इसका मतलब सिविल और क्रिमिनल यही आ गए, तो फिर बचा क्या? लॉ बचा है, वो भी डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ लोगे। ये होता है स्मार्ट स्टडी। मेन मेन बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको निकाल के ले जाओ एक बार तरीके से। अब बताओ यहाँ मेंस में भी कहाँ दिक्कत आएगी फिर? हिंदी इंग्लिश ऐसे अच्छे हो गए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता एक दिन का काम। ये क्या है, रेगुलर बेसिस पे बार बार कह रहा हूँ ना, लिखना लिखना। ये लिखने से आएगी चीजें। चाहे प्री निकालना हो चाहे मेंस निकालना हो, मेन प्री के लिए तो डायग्राम बनाना चालू कर दो हर रोज, क्योंकि इसमें रटना ही होता है और या याद करना होगा आपको। तो हर रोज के पैटर्न में डायग्राम बनाना चालू करो। और इसके लिए क्या करना है, ये सेम पैटर्न एपीओ का चेक कर लो। उसमें क्या आता है, लोगों की कमी कहाँ रही है। सबसे पहले कमी ढूंढना सीखो। अगर कमी जिस दिन ढूंढने लग गए ना, तो सबसे पहले जो उसको वो पास क्यों नहीं हुआ, एक तो वो व्यक्ति है, ध्यान रखो, एक तो वो व्यक्ति है जिसने पढ़ाई नहीं करी है, उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, उससे हमारा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना। पढ़ने वाले का कंपटीशन किससे होता है हमेशा? पढ़ने वाले से। तो अब हमें क्या देखना है कि उस व्यक्ति में क्या कमी है। समझ आ रही मेरी बात? उसकी कमियां ढूंढ के पहले अपनी उस कमियों को पूरा कर लो। कंपटीशन यही तो होता है। अरे मान लो आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, उसके पास भी ब्रह्मास्त्र है, तो एक दूसरे को मारोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों के लेवल एक ही होगा ना। लेकिन एक उसके पास कोई छोटा सा अस्त्र है और आपके पास ब्रह्मास्त्र है, जीतेगा कौन? जिस पर ब्रह्मास्त्र होगा। कंपटीशन इसी तो कहते हैं, कंपटीशन पढ़ने को थोड़ी ना कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली और हो गया हमारा काम। आप जब इस लेवल पर सोचोगे ना, ये लेवल कब होता है, जब हम जैसे बन जाओगे, ऐसा होता है। लेकिन आप अपनी ही स्टेज पर अगर इस चीज को अभी से ही करना चालू कर दोगे, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। ये फर्स्ट स्टेज है जहां पर आप अगर इन अनुभवों को सीख गए ना, ये उन लोगों के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कौन लोग करते पता है? जब वो 5 साल और 10 साल पढ़ के मानने की जगह जब जानने लगते हैं कि यार हो क्या रहा है, हम पास क्यों नहीं हो रहे, फिर कहते हैं कि हमारे सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन होंगे इस बेसिस पे जब आप स्मार्ट स्टडी करोगे। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब रटना नहीं होता, चीजों को समझो, क्या कह रहा है, किस तरीके से, पेशेंस लाओ अपने अंदर। कभी कभी हम जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि हम पे सब कुछ आता है, जल्दबाजी में कर आते पेपर को, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो चीजों को धीरे 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 करके आओ। फिर वहीं से ही, अब देखो, जो आपने प्री और मेंस में पढ़ा है ना, साथ साथ अपनी बोलचाल में लाओ, एक्सप्रेशन करना चालू करो। क्योंकि जो यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं ना, इसको जब पढ़ने में लगे होते हैं, तो वो बोलना भूल जाते हैं, उनको एक्सप्रेशन ही नहीं आता।
कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उनको आता ही नहीं है। तो उनमें वो कमी है ना। लेकिन हमारी कमी वो पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? आराम से पास हो जाओगे इंटरव्यू तक, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो उससे। बस दूसरों में कमियां ढूंढो। उनके अस्त्र कितने हैं, हमारे अस्त्र कितने हैं, उनके पास क्या लेवल है, हम पे क्या लेवल है। नोट से पढ़ाई नहीं होती। किताबें तो तुम पे भी वही है, किताबें उन पे भी वही है। उन्होंने बस ज्यादा लिख रखी है आपसे ज्यादा। फर्क पड़ जाएगा कि उससे? उससे फर्क, जितनी मेहनत आपके हाथ में होगी, स्किल्स अगर दिमाग की और हाथ की एक साथ चलती रहेगी, उतना ही फर्क पड़ता चला जाएगा आप में। इसको गांठ बांध लो। चाहे आप एमपीजीएस दो, एचजीएस दो, डीजीएस दो, कोई सा एग्जाम दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से। बस आपको ये देखना है कि मेरा कंपटीटर कौन है, सामने वाला। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, कितने व्यक्ति हैं आपके सामने? 2000 लोग तो मान के ही चलो कि इतने लोग जो हैं वो ब्रिलियंट लेवल के लोग हैं, उनसे मेरी लड़ाई है। कहीं सोचो कि मेरे बगल वाले से लड़ाई है और कल से आना बंद कर दो। लड़ाई आपकी आपस में नहीं है। हाँ, ध्यान रखना, एक बात और बता देता हूँ। मैं कल कह रहा था ना कि टीम बनाओ, टीम वर्क करो, टीम वर्क करो। आपने सोचा पता नहीं सर नई नई चीजें ले आते हैं, अपनी फिलोसफी झाड़ते रहते हैं आके। टीम वर्क पता है क्यों करने की जरूरत है यहाँ पर? क्योंकि अगर मान लो ये 2000 है ना, ये अकेले अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पर 5 जने एक ग्रुप बना करके खड़े हो जाओ, तो 5 जने अगर ग्रुप बना के खड़े, तो लड़ना तो आपको किससे है? केवल एक एक से है। 2000 से थोड़ा ना लड़ना है। लड़ना तो किससे है? केवल एक एक से पड़ेगा। और खड़े कितने हो आप? अब सोचोगे कि यार ऐसा तो है नहीं कि पांचों में से पांच ही निकल जाए, ये तो किस्मत पे है खैर। लेकिन अगर आप 5 जने बैठ के पढ़ाई करोगे ना, तो होगा क्या कि नॉलेज सबकी अलग अलग और कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। होती कि नहीं होती? आप वो जो सारी जो प्रक्रिया है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें वो 5 लोगों में अपने आप डेवलप होने लग जाएंगी। अकेला व्यक्ति कभी कभी पढ़ता नहीं है, मायूस हो जाता है कि यार मैं करूं नहीं करूं, कैसे करूं। नहीं होती चीजें। तो क्या है कि एक जब लेवल आएगा कि 2 महीने बचे हैं, तब तो क्या करो, खुद ही सेल्फ स्टडी करो। तब आपके पास टाइम नहीं है इस चीज का करने का। लेकिन अभी आपके पास जब तक टाइम है, जब तक 5 लोग एक साथ ग्रुप बना करके बैठ के स्टडी करना लगेंगे कि भाई ये चीज मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ये चीज ऐसे है, तू जजमेंट निकाल के ला आज के, मैं ये इंडेक्स पूरा पढ़ के आता हूँ, ट्रांसफर को एक दूसरे को। अब आपको सोचेगा यार मेरे कंपटीटर को मैं दे रहा हूँ। आप अभी कंपटीटर नहीं हो। ठीक है। कंपटीटर तो आप जब बनोगे, जब 2 महीने का लेवल, 2 महीने का टाइम जब आ जाएगा। अभी फिलहाल एक दूसरे का सहयोग करोगे, जितना सहयोग करोगे उतनी ही नॉलेज गेन करोगे एक दूसरे से। ज्ञान हमेशा ज्ञान देने से ही बढ़ता है। और सारी चीजें बढ़ घटती हैं। ये परमात्मा का नियम है। आपने किसी आपके पास धन जितना इकट्ठा करोगे उतना इकट्ठा होता रहेगा। जितना उसे खत्म करते रहोगे उतना खत्म होता रहेगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन जितना ज्ञान को खर्च किया जाता है, वो उतने से दुगना बढ़ता जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ध्यान रखो, जितना ज्ञान है उसको सबको निकाल दो एक बार, और स्टार्ट करो अपनी यही तैयारी। लेकिन एक एक स्टेप लेकर के कि मेरे को कहां पर किस तरीके की चीज को लेकर चलना है। जैसे अब ये थोड़ा सा मैंने आरजेएस का बताया, इसी में एपीओ घुसा दो। जनरली क्या होता है, लोग मेजर एक्ट्स पे ध्यान देते हैं। एपीओ में क्या है, अलग से माइनर एक्ट है। और ध्यान रखना, माइनर एक्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही। छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से सेक्शन कुछ ना कुछ तो बनते ही हैं, क्योंकि जोड़ा ही इसलिए जाता है क्योंकि अवेयरनेस का एक पर्पज होता है हमेशा, है ना। तो एपीयू में क्या है, आपके 8 माइनर एक्ट हैं, जैसे कि पॉक्सो हो गया, जेजे हो गया, कुछ और भी, SC ST है, प्रोबेशन है। इस तरीके के छोटे छोटे एक्ट हैं। सबसे पहले क्या करो, वो जब तक मेजर पढ़ेगा आपके माइनर कंप्लीट हो गए। वो एक सब्जेक्ट मेजर का पढ़ेगा, आपके कितने हो गए? 8 मेजर के माइनर के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। पहले जीत किसकी? आपकी, क्योंकि आप मान लो 18 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिए उससे। पिछली बार के जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें लोगों ने मात क्यों खाई थी? जो बड़े बड़े धुरंधर लोग थे ना, वो भी ढह गए। वो क्यों ढह गए? वो केवल इसी वजह से ढह गए क्योंकि उन्होंने सारे मेजर एक्ट तो रट लिए थे, लेकिन कंपटीशन ही खत्म कर दिया उन्होंने आधा।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, वो इसलिए ढह गए क्योंकि उनको मेजर एक्ट तो आते ही नहीं थे, लेकिन वो छोटे छोटे एक्ट पढ़ के चले गए। अब छोटे एक्ट पढ़ तो लिए उन्होंने, लेकिन अगर उनकी हिंदी और इंग्लिश में भी कंट्रोल होता तो पक्का वो पास हो जाते। यही तरीके का एक एस्टिमेट बनता है कि किस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है, किस तरीके का। बार बार आप कहते हैं ना कि अब की बार कैसा पैटर्न आएगा, अब की बार कैसा पैटर्न आएगा। वो पैटर्न सब्जेक्ट को लेकर के नहीं होता, पैटर्न होता है ये सिस्टमेटिक वे। वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि मुझे अब की बार इस पैटर्न पर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। समझ में आ रही बात। हमारा कंपटीशन बहुत छोटा है। जो एसएससी वाले होते हैं ना, आईएएस, आरएएस, यूपीएससी, उनसे तो हमारा लेवल ही बहुत छोटा है। बस हमारा प्रोफेशनल है तो हमारी डिग्री जिसके पास होती है वही एग्जाम दे सकता है, कोई और तो दे नहीं सकता। तो हमारे लिए तो प्रिविलेज है इसमें कि हमारे फील्ड में कोई घुस ही नहीं सकता आके। आप किसी के फील्ड में घुस सकते हो, लेकिन आपके फील्ड में कोई नहीं आ सकता। तो आपको बेनिफिट है इस चीज का, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से लेवल बनाना पड़ेगा अपना। एक चीज क्या करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी के लिए, सबसे मेन बात होती है, आप क्या करना चालू कर दो, जजमेंट पढ़ना चालू कर दो। हर रोज का डेली आपको क्या करना है, एक ये चीज जरूर करनी है कि हर रोज 5 केस, वो भी लैंडमार्क जजमेंट। आपको पता है लैंडमार्क जजमेंट आते ही आते हैं, कम से कम 3 4 क्वेश्चन तो आना फिक्स है, आरजेएस हो चाहे एपीओ हो। ठीक है। एपीओ का थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा सिंपल आता है आरजेएस के मुकाबले, है ना। लेकिन अब की बार मेन जुड़ गया है तो छोटा मोटा पैटर्न इसका भी नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट, पहली बार हो रहा है इसका। तो अब यहाँ पर देखो, डिस्कशन बाद में। तो जजमेंट, अब यहाँ पर देखो 5 केसेस डेली के कर लोगे ना अपने। अब मान लो एक व्यक्ति 5 केसेस लिख के ले आया, आज की मेहनत उसकी। मान लो आप में से एक ने 5 के करे, दूसरे ने 5, दूसरे ने, एक ने 5, एक ने 5। अब सबके ऐसा तो है नहीं कि सारे कॉमन करके ले आएंगे, कहीं ना कुछ तो चीजें सीखने को मिलेंगी ना। तो मान लो 5 लोगों की टीम बनाई है, 5 5 केस करे हैं, तो कितने केस हो गए टोटल आपके पास, 25 केस दिन के हो गए। अब आपको टाइम नहीं मिल रहा ना, लेकिन आपने वो 5 केस तो जो खुद के थे वो तो पढ़ लिए ना। और जिस दिन दूसरे दिन मिलेगा तो उस दिन और मिल जाएंगे। टीम वर्क करो, इससे मेहनत हो सकती है अच्छी। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाता, टीम वर्क से नहीं होता, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, लेकिन आपको दुगनी से यहाँ पर तो 5 लोग बैठ के काम करेंगे तो बहुत जल्दी काम होगा, लेकिन अकेला व्यक्ति काम करेगा तो उसे 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना ये बात। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें ही लिखना है, तुम्हें ही केस ढूंढने हैं, तुम्हें ही पढ़ना है, सारे काम तुम्हें ही करने हैं। अब करो बेटा मेहनत बैठ के, अगर अकेला पढ़ेगा तो। लेकिन इनसे जीतना है तो टीम बनाओगे, तो टीम वर्क करोगे तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगी आपकी। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं, यही 5 साल और 10 साल वाले बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने हजारों मेंस के पेपर चेक करे हैं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है, क्योंकि बहुत पास नहीं होते हैं तो क्या है, प्रैक्टिस के लिए करते रहते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन होती रहे उनकी। होता क्या है, उन लोगों से मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है कौन, तो वो कहते कोई नहीं। मैंने कहा तुम पढ़ते कैसे हो, क्या अकेला पढ़ता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि कितने दिन से पढ़ रहे हो, कह रहे 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा 2 दिन पढ़ क्यों रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे साथ कोई नहीं है। देखो सुनो इस बात को, बहुत गहराई वाली बात है। वो व्यक्ति 2 3 दिन से, 15 दिन से पढ़ रहा है, ठीक है। अब 15 दिन से पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, लेकिन उसे काम करते करते कितना साल हो गए, पेपर देते देते 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। अब वो क्या कर रहा था, अकेला पढ़ रहा था, और उसको मजा भी नहीं आ रहा था, तो वो क्या कर रहा है, 10 दिन की छुट्टी ले लेता है बीच में, 20 दिन की छुट्टी ले, क्योंकि इरिटेट हो रहा है खुद से। उसे समझ में नहीं है करना क्या है मुझे, क्योंकि उसका कोई मिशन ही नहीं है, टारगेट नहीं है उसका कोई। मोदी जी, चुनाव कोई देख लो आप, मोदी जी हर एक चुनाव को कैसे जीत जाते हैं, क्योंकि वो एक टारगेट पे काम कर रहे हैं, मिशन बना के काम कर रहे हैं कि मुझे 400 सीट लानी है तो
कैसे ही आए अब चाहे वो। तो उनका टारगेट है, लेकिन अब वो ये नहीं कह रहे कि 400 ही आएंगी, लेकिन पूरा मेहनत तो कर रहे हैं ना। और वो सारे के सारे जब जुटते हैं तो क्या होता है, अगर वो सारे इकट्ठे भी हो जाए ना तो एक साथ खुद ही भीड़ इकट्ठी कर लें, इतनी सारी, इतने लोग होते हैं वो खुद, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर दूसरी पार्टी को देखें तो उनके कोई टारगेट ही फिक्स नहीं हो पा रहे, उनको अपनी खुद की सीट नहीं पता चल रही है। सेम हमारे साथ भी यही है, क्योंकि हमें अगर नंबर का ही नहीं पता, कि नंबर और आंकड़े हम नहीं देखेंगे कि हमको लाने कितने हैं और ला कितने रहे हैं, और हम टोटल कितना सोच के चलते हैं, इस चीज को नहीं सोचते हम क्या कहते हैं कि 100 में से मेरे कितने नंबर आए, 50। 100 में से कितने आए, 54, 53। हमने ये सोचा, हमने एक साथ सोचा, तो हमारा टारगेट, हमें यही नहीं पता हमारी कमी कहाँ है। हमने क्या सोचा कि ये पूरा 100 का पेपर क्या है, लॉ का पेपर है, आरजेएस का पेपर है, हमने इसे आरजेएस मान के चल दिया। और आप क्या मान रहे हो, जनरल कोई व्यक्ति को बताओगे तो आप क्या कहोगे उससे, आरजेएस का पेपर दे के आया है, कितने मार्क्स आए, सब 50 आए मेरे मार्क्स। ये आपको भी पता है और उसको भी पता है, लेकिन आप में और उसमें डिफरेंस है कुछ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको भी पता है कि 100 में से 50 आए हैं, उसको भी यही बताया आपने, 100 में से 50 आए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरी कहाँ कौन से सब्जेक्ट में किस में कमी रह गई जिसमें मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए थे। वो उसको पता होती क्या बात, वो आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, फिर से तैयारी करने लग गए, और फिर से सब्जेक्ट छूट गया। और फिर से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करी, मेजर को ले लिया, फिर से माइनर ले लिया, हिंदी इंग्लिश भी साथ साथ चलती रही, लेकिन टारगेट, अब भी टारगेट नहीं है। तो टारगेट को अचीव करने के लिए पहले हमें उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा कि इसे पास कैसे किया जाए। जब आपकी ये जड़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कि आपको लगेगा कि यार इस जड़ को, जड़ तक पहुंच गए, और इस जड़ का हमें पता है कि ये अभी इतनी तक पहुंची है, इससे हमें और नीचे जाना पड़ेगा। जब उसकी नींव पर पहुंच जाओगे तो फिर उस पर पानी देना चालू कर दो। पानी किस चीज का, नॉलेज का। जहां जहां कमियां हैं वो अपने आप उभरता चले जाएगा कि नहीं चलेगा, वो पेड़ बन जाएगा एक अपने आप जाके। तो जड़ से पेड़ बनाने की विधि आएगी तभी तो जा करके कुछ सफल हो पाओगे। तो ये पैटर्न अपनाओ, अपने अपने टॉपिक्स में देखो कि कहाँ से कौन सी कमी रह गई है, कौन सी चीज मुझ पे नहीं आती है, तब जा करके आप एक लेवल बना पाओगे अपना। हालांकि ये चीजें 10वीं 12वीं में ही पता चल जाती हैं, लेकिन हम उस टाइम तक चीजों को इतना गो थ्रू नहीं होते हैं। लेकिन अब हमारा कंपटीशन पास होने नहीं है, लोगों से है, और वो लोग जो सब पास हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखो, तब जा करके कोई आपका एक फिक्स हो पाएगा टारगेट। दूसरी बात, हमें इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि हमारा गोल जो है 5 महीने तक का, 5 महीने 6 महीने तक का है। तो अब क्या होता है, लोग इसी के अंदर डिप्रेस होंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि जनरली स्टूडेंट हमारे पास जब आते हैं तो डिप्रेस होकर के आते हैं। नॉलेज अच्छी है, मीन्स बहुत बार निकाल रखा है, लेकिन डिप्रेस है वो आदमी। क्यों है, क्योंकि वो अकेला है, और वो हर बार कुछ ना कुछ मुसीबतों का सामना करता रहता है। आपके पास तो कोई परिस्थितियां ही नहीं है, पढ़ना ही कर लिए तो भेजा घर वालों ने। ये सबके साथ है, ये किसके साथ नहीं है, ये रेगुलर जिंदगी है हमारी, ये संघर्ष नहीं है हमारा। हमारा टारगेट, आपने खाने पर ध्यान दिया, आपने दिया किस पर ध्यान, तो वो माइंड चलेगा, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर आने का, हमें कुछ भी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है। लोग तो पत्थर भी खाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। तो हम जब इस चीज को लेकर के धूप ताप सह करके, ये संघर्ष ही तो है हमारे। तो लेकिन इनको, अब वो तो देखो, वो अब आपकी जिंदगी है, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है, किसी की जिंदगी में कुछ है, किसी की जिंदगी में कुछ है। लेकिन मेन मकसद क्या है हमारा, ये गोल टारगेट करना, ये अचीव करना, कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जब आप इस मकसद तक पहुंच जाओगे तो कोई हराने वाला पैदा नहीं है आपको, इसमें नहीं तो अगले में तो पास होकर के निकल जाओगे। बस दो चीज ध्यान रखना, एक तो इरिटेट नहीं होना है,
क्योंकि इस टाइम पर जब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आज आज जैसे जाओगे ना, जैसे लगा कि एपीओ की वैकेंसी आ गई है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि यार हाँ अब तो आ गई है, मुझे अब तैयारी शेड्यूल बनाना चालू कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, ऐसा ही होता है। और आप आज से चालू कर दोगे, और एक दिन किया, दो दिन किया, और तीसरे दिन चले यार ठीक है, अभी तो टाइम पड़ा है, 4 महीने और 5 महीने, अभी तो कौन सा आ रहा है, कर दिया उसने काम खत्म। अब फिर से वापस से उसको कोई दोस्त उसका मिलेगा, वो उससे पूछेगा क्या कर रहा है, मैं तो एपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, आरजेएस की तैयारी कर रहा हूँ। अब उसको लगेगा यार ये आरजेएस की तैयारी कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसे, अब ये इसलिए नहीं कर रहा कि उसे पढ़ना है, वो क्यों कर रहा है, उसे जेलसी की वजह से, वो जेलस हो रहा है उस व्यक्ति से, क्योंकि कंपटीशन में तो वो भी उतर रहा है और वो भी उतर रहा है। अब वो केवल नॉलेज और पढ़ाई के चक्कर में नहीं कर उतर रहा उसकी दोबारा से, वो जेलसी के चक्कर में। अब जेलसी कितने दिन हो सकती है किसी व्यक्ति से, 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन, फिर छोड़ देगा वो व्यक्ति। फिर क्या करेगा अल्टीमेटली, फिर से वही डर्रे पे आ जाएगा। मतलब उसका रूटीन अब अस्त व्यस्त है। लेकिन हमारा अगर टारगेट पहले ही हमारी दीवार पे चिपक रखा है, जहां कॉन्स्पिशियस पार्ट है जो आपकी कमरे का, जहां से सोते समय और जगते समय वही चीज दिखाई देती हो, वहीं पर चिपका दो इसे। जैसे लोग घड़ी देखते हैं ना कि कितने टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बस हमें भी यही देखना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये रटना नहीं है कहीं इसे ही रटने बैठ जाओ। ठीक है। तो दो तीन चीजें अपने दिमाग में पहले ही बैठा लेना कि एक तो डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की, हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि अभी आपने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की, जिसकी मैं बता रहा था कि अभी छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया, वो अल्टीमेटली 2 महीने बाद या 4 महीने बाद जब पेपर आने वाला होता है ना, 10-15 दिन में, अब वो डिप्रेशन का शिकार होगा। अब कहेगा यार मेरे तो कुछ ही नहीं पढ़ा, तैयारी नहीं है मेरी, या तो वो पेपर देने ही नहीं जाएगा, और देने जाने के पहले सोचेगा तो उससे पहले वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका होगा। समझ में आ रही है मेरी बात है। ये सारी सलाहें अभी इसलिए दे रहा हूं कि अब यहीं से स्टार्ट कर दो। हालांकि आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ रहे, लेकिन अब रेगुलरिटी मेंटेन करो जितना हो सके। जो लोग ऑनलाइन हैं वो ठीक है अपनी तरफ से, जो ऑफलाइन आ सकते हो वो ऑफलाइन आकर के पढ़ो। भाई आपको एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, आप घर पर कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, हमारी देख रेख में नहीं हो, निगरानी में नहीं हो। हम ये भी नहीं देख रहे कि कौन क्या कर रहा है। हमारा काम पढ़ाना है तो हम निकल जाएंगे पढ़ा के, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हमें क्या करना है, आपकी जिंदगी संवारनी है। उसके लिए आपको संवारने के लिए खुद को ही आना पड़ेगा ना यहाँ पे। हम देखते रहेंगे, वेरीफाई करते रहें कि क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आपको एनवायरनमेंट खुद को ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ऑनलाइन है उनका कोई एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, वो अपने हिसाब से अपने चीजें ढूंढेंगे, अपने रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो उपस्थित हो सकते हैं वो एटलीस्ट उपस्थित हो सकते हैं ना, उनको कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। लेकिन अब वो आलस के मारे नहीं आ रहे। क्या करेंगे यार, 3 घंटे की तो क्लास होती है, उसमें क्या कर लेंगे हम, घर से ले लेते क्लास। लेकिन ध्यान रखना, एक अटेंशन मिलती है ना यहाँ पर आकर के, वो घर से नहीं हो सकती कभी भी। ये बात होती है। ठीक है। तो ध्यान नहीं रहता अपना, हम क्या करते हैं, घर के माहौल में बंधे रहते हैं सारी तरफ। अब जो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के पजेसिव है कि हाँ मुझे करना ही है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनका घर में इस तरीके का माहौल है कि हाँ खाना भी आ रहा है, वहीं से ही पानी भी आ रहा है, चलो मम्मी चाय ले आओ आज तो, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई, तो उनका दिमाग किस में गया है, केवल खाने में और चाय में, क्योंकि वो फोकस नहीं है। तो ध्यान ये रखो कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके का पैटर्न बनाना है। जिस जिस तरीके से पैटर्न बनाते, देखो ये 1 दिन और 2 दिन का काम नहीं है। आपको इसे समझने ही समझने में बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन इसे समझने के लिए, पूरा पैटर्न समझने के लिए, कम से कम 5 6 साल के अपने पास पेपर रखो। क्या रख लो अपने पास, प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर नहीं होंगे तो मैं भी, मेरे से कहो, मैं तो हूँ, मैं आपको कहीं ना से अरेंज करवा दूंगा। और उनके पैटर्न देखो कि कौन से पहले पहले के पेपर में से कितने में से कौन से सब्जेक्ट को लेकर के कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। ये नहीं कह रहा उनको याद करो, उनको पढ़ो, वो बात की बात है, वो तो किताब पढ़ ही रहे हैं ना हम साथ में, उसको तो देखेंगे ही। लेकिन पहले सब्जेक्ट मैटर को देखो, कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं पहले, सबसे पहले उसी को तैयार करो। समझ में आ रही है मेरी बात। जब ऐसी तरीके की तैयारी, पूरी एक कॉपी इसी से ही स्मार्ट स्टडी कैसे की जा सकती हो,
उसे करो पहले। तो 2-3 पेज आपके उसी से भरे होने चाहिए। और डेली, मैं बार बार कह चुका हूं, डेली अपना रूटीन बनाओ लिखने का। रात को सोते समय ये लिखो कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया और कौन सी कमी रह गई। इन कमियों को तो बाद में निकालो, पहले खुद की कमियां तो निकालो। समझ में आ रही है मेरी बात? डेली का डेली, हर रोज जितनी बार आप अपनी कमियां ढूंढोगे, उतने ही या तो डिप्रेस होगे या उलझ सुलझ जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आप हर रोज का डेली रात को 12 बजे, 10 बजे जब भी सो रहे हो, तो आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा, यार मेरा कल का 2 घंटे छूट गए थे, अब ये कैसे कवर होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? एक चीज, एक कल परसों मेरी एक लड़के से बात हो रही थी इसी तरीके के पैटर्न पर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि जनरली, मैं उससे तो क्या ही कह रहा था, मैं भी खुद कर देता हूँ कभी कभी। जैसे कि एक टाइम बाउंडेशन होनी जरूरी है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, अब ये तो मैं आपके बेनिफिट के लिए करता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं 1 घंटा पढ़ाता, टाइम कितना मिला मुझे पढ़ाने के लिए सीआरपीसी? 1 घंटा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कभी कभी, 1 घंटे को एक्सीड करते करते 1.5 घंटा, 2 घंटा ले जाता हूँ। इसी से समझना सारी चीजें। और इससे आपको लगता है कि यार ये सर मानते ही नहीं है, 2 घंटे पढ़ा रहे हैं। अब हमारे दिमाग में बैठ तो कुछ ही नहीं रहा, 2 घंटे पढ़ा के कर क्या लोगे आप? जब हमारे दिमाग में बैठेगा, होता है ना ऐसा जनरली, होता है ना। अब इससे क्या हुआ, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा, लेकिन मुझे सिलेबस कराना है। और दूसरा, मेरा भी नुकसान हुआ इसमें, क्योंकि मैंने आपका एक सब्जेक्ट का और नुकसान कर दिया। दूसरी क्लास नहीं हुई ना। जैसे मान लो, जैसे मैंने कल आपको पॉक्सो पढ़ाया, पॉक्सो की क्लास मैंने ले ली कितने की? 1.5 घंटे की। ध्यान से सुनना ना, ये हर एक चीज आपकी स्टडी में काम आएगी, एक एक चीज। पॉक्सो कितना पढ़ाया मैंने आपको? 1.5 घंटा। और सीआरपीसी के लिए फिर मेरे को कितना टाइम मिलेगा केवल? अब बताओ, मैं आधा घंटा में आपको कुछ पढ़ा पाऊंगा क्या? बोल के रह जाऊंगा बस। ऐसा ही होता है ना। तो अगर मैंने ये 1.5 घंटा और ये आधा घंटा पढ़ाया, तो आपको अब दिक्कत आएगी। जनरली क्या है कि मैं तो अपनी खुशी के लिए, यार चलो और पढ़ा देता हूँ और पढ़ा देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार ये सेक्शन कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। ऐसा होता है ना जनरली सबके साथ। तो जैसे आपने अगर मान लो हिंदी के लिए, जैसे मेरे अभी ऐसा होता है इन जनरल, जैसे आप हिंदी पढ़ने बैठे और आपको आ रहा है उसमें इंटरेस्ट, क्या आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैंने टारगेट किया था कि 1 घंटा ही पढ़ना है मुझे, लगाया तो कितना था, लेकिन पढ़ते पढ़ते कितने हो गए इसको? 2 घंटे। अब आपने क्या कर दिया, 1 घंटा खराब कर दिया। आपको सोचोगे कि यार मैंने कैसे 1 घंटा खराब कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आपने 1 घंटा खराब कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वेस्ट क्या हो गया आपका, 1 घंटा होने से दूसरा सब्जेक्ट रह गया आपका। देखो, जैसे सपोज करो, ये आपने हिंदी के लिए दिया 1 घंटा, ऐसे ही इंग्लिश के लिए कितना दिया? 1 घंटा। और आपने 3 घंटे डिसाइड किए थे अपनी लॉ के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको 5 घंटे ही मिलते थे बस दिन के। और आपने क्या किया, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए और 3 घंटे इसके लिए रख रखे थे। अब आपने इंग्लिश का खत्म कर दिया टाइम, खा गए ना आप इंग्लिश को, तो आपकी इंग्लिश अब पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको, तो ये 1 घंटा आपको जो चाहिए इसके लिए, वो पहले इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद निकालना चाहिए। और ये हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। जैसे अगर वो सीआरपीसी लेके बैठ गया ना, तो अब वो बंदा सीआरपीसी ही पढ़ता रहेगा, सब छोड़ देगा। क्योंकि सीआरपीसी लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट आ ही रहा है मुझे इसमें बढ़िया से। लेकिन आपका रूटीन, क्योंकि आप टारगेट पर काम, आप अपने बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, आपको खुशी हो रही है उसे करते करते। लेकिन हमें खुश होना है क्या? हमें खुश नहीं होना। हमें रिसर्च करनी है क्या कोई तरीके की? अरे भाई, हमें तो पढ़ना है भाई। अगर हमने उसके लिए समय इसके इसका टाइम इसको इसका ले लिया, तो ये इंग्लिश तो हमारी पीछे रह जाएगी। तो ध्यान रखना, निश्चित समय बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। चाहे आपने उसमें कितना ही टॉपिक किया हो, आधा ही छूट गया हो, आपको वहीं छोड़ देना चाहिए। रिवीजन करोगे, दोबारा कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये चीज आज ही कंप्लीट होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि सही है, तो फिर ये 5 घंटे जो आपने काम कर लिया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में अपने लिए टाइम निकाल लो। 24 घंटे में से निकलते नहीं है कितने टाइम, टाइम वेस्ट भी तो करते हैं ना।
उसको आप पार्क में जाकर के कहीं और जाकर के करो, निकालो ये टाइम। अब ये जो कमियां हैं, जितनी भी आपने कमियां की, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे हुई, उसको क्या करो, उसको रात के टाइम पर बैठ करके अपने, एक कॉपी, जो पर्सनल डायरी हमेशा एक स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए, उस पर्सनल डायरी को दिखाओ मत किसी को भी, खुद की डायरी बनाओ और उसको अपने अंदर लिखते रहो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहाँ पे मैं आलस कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरी कमियां हैं। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति की सीपीसी में कमी है, ऐसा होता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट में कमी होती है किसी किसी की। जैसे उसका सीआरपीसी, क्रिमिनल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है उसने, ऐसा होता है, ये टेंडेंसी है स्टूडेंट की। क्रिमिनल तो उसने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और सिविल में उसमें कुछ नहीं आता। अब वो क्या करेगा, उनसे तो डरेगा, किन से, सिविल लॉ से। और वो बार बार क्या पढ़ने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा यार जितना मैं सिविल में दिमाग लगाऊंगा इससे अच्छा तो मैं क्रिमिनल में ही करके पास हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा संभव है क्या, नहीं हो सकता। तो अब जिस पर नहीं आती होगी सिविल, और वो क्रिमिनली क्रिमिनल को फोकस कर रहा है, तो वो भी बेवकूफ ही निकला एक तरीके से, टारगेट तो उसका नहीं निकला ना उससे। क्योंकि हमें करना है टारगेट अचीव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे नहीं आती सीपीसी कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा जो आप दे रहे थे उसके लिए वो हर रोज दो फिर। ऐसा नहीं कि आपकी सीपीसी कंप्लीट हो गई तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपको लग रहा है क्रिमिनल तो मैं कभी भी कर सकता हूं, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, तो परसों भी कर सकता हूं ना। तो इसी बात को ध्यान रखो कि जो भी आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इस सब्जेक्ट में कमी है, उसे रात की डायरी में जरूर लिखो और उसी पर फोकस रखो हर टाइम। ये 5 घंटे के अलावा जो बच रहा टाइम है, उसमें 1 घंटा फिर उसके लिए डेली का निकाल लो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ो। क्योंकि हमें कमी, ये क्यों कर रहे हैं हम ये सारे काम, कमियों को पूरा करने के लिए, कोई कमी हमसे ना छूट, कमी ना रहनी चाहिए हमारी किसी केस में। तो कमी को कंप्लीट करने के लिए हमें उस टारगेट को अचीव दिमाग में रखना पड़ेगा ना। तो जैसे सीपीसी किसी की कमी है, किसी को एसआरए बहुत टफ लगता है, किसी को टीपी एक्ट बहुत टफ लगता है, तो हर रोज एक एक दो दो सेक्शन खुद पढ़ो। नहीं तो दूसरा व्यक्ति, तो आपने 5 की टीम तो बनाई है ना, एक एक सेक्शन भी डिस्कस करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपने टारगेट पर फोकस करके ही काम करो। जितना अच्छी तरीके से इसे अचीव करोगे, मतलब चीजों को समझोगे। अब तक था मानना, अब क्या कर रहे हैं हम, तो ध्यान रखना ये जो जानना है ना, ये बहुत, जैसे मैंने बताया था कृतज्ञ और कृतज्ञ में क्या डिफरेंस होता है, ये सेम वही शब्द है छोटे से, लेकिन काम बहुत बड़ा है इनका, इनसे आदमी महान बन सकता है। इसी चीज पर फोकस करो, पहले जानो चीजों को और फिर उसके बाद उस काम को करने में लग जाओ। जब आप जान जाओगे ना, तो आपको मानने में दिक्कत, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट मानने से क्या हो रहा था, हम उलझन में थे कि हमें करना क्या है। ऐसा होता है ना, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है, कौन सी चीज करें, कैसे करें, क्यों करें, हमें पता ही नहीं है, कितना पढ़ें। ऐसा होता है ना, बहुत बार लोग कहते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज बता दो, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या चीज आएगी। तो उसने अभी भी जानने की कोशिश तो क्या कर रहा है वो, सीधा अब भी मान ही रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है वो व्यक्ति, उसे नहीं पता उसे करना क्या है, उसका टारगेट ही नहीं है उसका। लेकिन वो जिस दिन जान लेगा, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अब वो तो टारगेट बना करके मानने लग जाएगा कि अब तो मुझे करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में पास हो जाओगे, लेकिन अगर इसी विधि को आपने अपना लिया तो 101% 2 साल के अंदर आप कंपटीशन को, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, आरजीएस नहीं हो पा रहा, जेएलओ, एपीओ, एपीपी, कोई सा भी एग्जाम हो आपके सामने, डीजीएस, एचजीएस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन फोकस होकर के अगर टारगेट बना के काम करोगे, मिशन मोड पर काम करोगे, तो कहीं कोई आपको हरा ही नहीं सकता। और हराने वाला केवल कौन होता है अपने आप को, खुद व्यक्ति, कोई और नहीं आपको हराने वाला। केवल आप अपनी परिस्थितियों से हारते हो, क्योंकि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे पास तो आज पैसे ही नहीं है, आज मेरे पास पेन नहीं है। इनसे कौन पढ़ता है भाई, अरे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं खुद की अगर एग्जांपल दूं तो मेरे को क्या आदत है,
कि मुझे अगर पढ़ना है ना तो मेरे को नई कॉपी चाहिए। मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना ये टेंडेंसी होती है कि अगर मेरे पास रफ कॉपी है ना तो मैं उसे, जैसे उसमें दो तीन पेज अगर लिखे हुए हैं तो मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अब मैंने क्या सोचा कि यार नई कॉपी लेके आऊंगा। और नई कॉपी कब आएगी, क्योंकि रात में बैठा हूं उसे पढ़ने के लिए, तो नई कॉपी कब आएगी? सुबह। तो कितने घंटे वेस्ट कर दिए? अगर मैं 3 घंटे भी पढ़ता तो सुबह से लेके और शाम तक अब उसे लेने भी जाऊंगा। कितने घंटे वेस्ट कर दिए मैंने उसके चक्कर में। लेकिन उसे मैं बाद में भी अगर उसी मेहनत से, अब मैं कह रहा हूँ बार बार लिखने की बात कर रहा था ना, अगर मैं उसी रफ में लिख लेता 3 घंटे की मेहनत को, फिर बाद में उसमें उतारता, तो दुगनी मेहनत हो जाती ना, तो अच्छी तरीके से कर सकता था ना। लेकिन मेरी टेंडेंसी क्या बना ली, क्योंकि मैं टारगेट पे थोड़ा ना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपनी सहूलियतें देख रहा हूँ उसमें। मैं पढ़ नहीं रहा उस चीज को, मेरे नॉलेज थोड़ा ना लेनी है। यार मुझे मेरा मन कैसे लगे इसे पढ़ने में। तो मेरे को नई कॉपी बिल्कुल ऐसी जिसमें कुछ नहीं हो रखा हो, लिखा भी नहीं हो, बस मेरा पहले नाम आना चाहिए उस पर। ये एक्चुअल में होता है, ये साइकोलॉजी है हमारी। लेकिन हमें साइकोलॉजी में नहीं रहना है, हमें मिशन मोड पे काम करना है। और मिशन मोड पर दिन रात नहाते सोते जागते कैसे ही काम करना है, लेकिन हमें यही नंबर अचीव करने हैं बस। अब ये क्या होता है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इंसान की। जैसे मैंने यहाँ पर 55 लिखे हैं ना, 55 55 के साथ 55 के 60 करे हैं। अपनी कैपेसिटी है, आप कितना करना चाहते हो उसे। खुद की भी तो कैपेसिटी होती है ना। भाई कोई रिजर्वेशन के हिसाब से सोच के चल रहा है कि भाई मेरे को तो 45 ही रखने हैं अपने, वो उसकी कैपेसिटी है। पर मैं क्या कह रहा हूँ, जनरल का टारगेट हमेशा होना चाहिए 70 का, तो वो पेपर 70 का ही आता है पेपर ही, लॉ का। सर हाँ। सर अपन आप तैयारी कराओगे ना एपीओ की? अपना है टारगेट एपीओ करवाने का, आरजीएस ही रहेगा फोकस कोचिंग का? नहीं नहीं, अरे सब चीज को लेकर के ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, सारा कुछ लेकर के चल रहे हैं। आपको सारी तैयारी एक साथ हो रही है। जो आरजेएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी एपीओ की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि पेपर तो दोनों के दे रहे हो ना आप। जब तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्यों छोड़ेंगे हम साथ साथ। पैटर्न सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्योंकि देखो सर ये प्री लैंग्वेज में, प्री भी सर आपको एपीओ देना की है। लैंग्वेज, हाँ। नहीं सर बोलिए, सॉरी सर आप बोलिए। प्री भी आपका वही है, और मेंस भी सेम है, इंटरव्यू तो अलग है। तो इंटरव्यू तो आप नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री और मेंस तो सेम चल रहा है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। तो अब सर रही एपीओ के लैंग्वेज। मेंस में जजमेंट आ सकती है क्या? क्या बोल रहे हो? सर एपीओ के मेंस में जजमेंट राइटिंग आ सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि जजमेंट, मैं तो उदाहरण दे रहा था कि ऐसा हो सकता है। अब ये तो पैटर्न पे पता चलेगा कि वो क्या क्या चीजें आ रही हैं उसके अंदर, वो एक बार देख लो सिलेबस, उसके हिसाब से देखो। उसमें सर सिलेबस कोई नहीं डाला, बताने। लेकिन वो आएगा हाँ। भाई। आएगा, अभी आने दो, चीजें आएंगी। वो अभी बताएगा कि कौन से सिलेबस में क्या पैटर्न पे किस तरीके की चीजें आएंगी, वो आएगी चीजें, रूल्स में आएंगी अभी। तो मैं तो केवल बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको कैसे टारगेट करके चलनी चीजें। अब रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही ये चीज पैटर्न लेकर के चलेंगे हम भी। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि वो एपीओ नहीं देंगे, वो भी तो एपीओ देंगे। तो तैयारी दोनों की ही साथ साथ चलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपना फोकस और टारगेट रखिए, तो आपका काम बन जाएगा। नहीं, बिगड़े हुए तो सभी हैं। ठीक है। थैंक यू। कुछ भी किसी को भी थैंक यू। पूछना हो तो आप में से कोई पूछ सकता है।